चलिए अब हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अभी जो हम कर रहे थे काम, तो अभी हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष देख रहे हैं। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है, पेपर चल रहा है, वो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो इसके हम लोगों ने विभिन्न आयाम देखे। अभी जो हम स्वतंत्रता संघर्ष देख रहे हैं वह अंतिम चरण है। तो इसी कड़ी में हमने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से नमक सत्याग्रह से प्रारंभ होता है और फिर देश के विभिन्न हिस्सों में यह फैल जाता है। तो हमने इसके विभिन्न चरण भी देखे कि किस तरह से इसका पहला चरण प्रारंभ होता है, फिर गांधी इरविन समझौता होता है, तो फिर उसका पहला चरण समाप्त होता है, फिर कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है और फिर जब उधर से वापस गांधी जी आते हैं तो फिर से आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। तो हमने इसके विभिन्न चरणों को देखा। उसके बाद हमने गोलमेज सम्मेलन को देखा। गोलमेज सम्मेलन भी तीन, पहला, दूसरा और फिर तीसरा। इसमें से सिर्फ दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया और बाकी दोनों सम्मेलनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वह असफल हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब यह तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल होता है और जब गांधी जी वापस आते हैं दूसरे के बाद, तो जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होकर के गांधी जी वापस आते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है और उसके कुछ दिनों के बाद वह आंदोलन स्थगित हो जाता है जब पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच। तो उसके बाद फिर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। उसी के बाद देखते हैं कि अब गांधी जी की रुचि जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन में धीरे धीरे समाप्त हो रही है और उनका जो झुकाव है वह हरिजन उद्धार की ओर जा रहा है। तो उसके बाद गांधी जी अपना हरिजन उद्धार कार्यक्रम घोषित करते हैं और कार्यकर्ताओं से कहते हैं आर्थिक सामाजिक या काम करें। तो उसके बाद गांधी जी का रुझान जो है वह हरिजन उद्धार की ओर चला जाता है और फिर हरिजन उद्धार कार्यक्रमों को हमने देखा। उसके बाद फिर हमने देखा है किस तरह से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है वह अस्थायी रूप से स्थगित हो जाता है। इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया लेकिन गांधी जी अपने धुन के पक्के, उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब संवैधानिक प्रगति की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था, इस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद यहाँ जो नेताओं ने अपने अपने विभिन्न तरह के मत प्रस्तुत किए, तो उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। और इस श्वेत पत्र के आधार पर लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का काम यह था कि वह भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए अपना सलाह प्रस्तुत कर सके। और जब इस लिनलिथगो समिति ने अपना सलाह प्रस्तुत किया तो इसी श्वेत पत्र और लिनलिथगो समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में लागू होता है। यह जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया अंतिम संवैधानिक प्रगति था और उसके बाद अब जो भी योजना आएगा तो वह डोमिनियन के लिए होगा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पूर्ण स्वराज की बात होगी उसमें, और उसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में हम लोग हैं। हमको अब 1935 का अधिनियम देखना है। फिर हमने सांप्रदायिक विचारधारा को देख लिया था, क्रांतिकारी आतंकवाद को देख लिया है। तो अब हमको भारत में वामपंथ का उदय देखना है और क्रांतिकारी आतंकवाद का भी अंतिम चरण जो है हमको उसको देखना है। तो छोटा छोटा दो टॉपिक है, एक वामपंथ, दूसरा क्रांतिकारी आतंकवाद का अंतिम चरण। और उसके बाद फिर से हम चले आएंगे इस स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस के साथ और 1947 तक बने रहेंगे। तो ये थी हमारे पिछले क्लास की बातें जो हमने अब तक की हुई है। यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है? नहीं। ओके, तो अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो इसकी पृष्ठभूमि आपकी समझ में आ गई कि यह अधिनियम जो है किस प्रकार आया।
तो इस अधिनियम में कहा गया, पहली बार कहा गया कि भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी। संघात्मक सरकार की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना की चर्चा जो है इस अधिनियम में पहली बार की गई। यह अधिनियम इसीलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जो भारत का संविधान आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का एक बड़ा हिस्सा हमारे संविधान में आज के डेट में भी एज इट इज रखा हुआ है, तो इसीलिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अभी तक जो प्रांतीय स्तर पर भी द्वैध शासन था, प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन रहा। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन रहने दिया गया। प्रांतीय स्तर का जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। उसके बाद इसी एक्ट में प्रावधान दिया गया कि जो प्रांत के प्रतिनिधि होंगे वह निर्वाचित भी होंगे, प्रांत के जो प्रतिनिधि होंगे वह निर्वाचित भी होंगे, इसमें रियासत के भी प्रतिनिधि होंगे और उसके साथ साथ जो राजा हैं वह राजाओं के द्वारा मनोनीत भी होंगे। अर्थात कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे, कुछ सदस्य रियासत से आएंगे और कुछ सदस्यों को जो राजा हैं वह मनोनीत करेंगे। इसी एक्ट में बर्मा का नाम आप लोगों ने सुना है और अगर बर्मा नहीं पता तो कम से कम म्यांमार तो पता ही होगा। तो इसी एक्ट से म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी एक्ट में, इसी भारत शासन अधिनियम में पहली बार विषयों को बांटा गया, पहली बार विषयों को बांटा गया, सूचीबद्ध किया गया और यहां पर जो विषय बना, जो आज आप देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आज जो आप संविधान पढ़ते हैं तो हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां संघ के पास है, कुछ शक्तियां राज्य के पास है और कुछ शक्तियां जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाली हुई है। तो उसकी चर्चा पहली बार इसी एक्ट में की गई। इस एक्ट में संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। पहली बार शक्तियों का विभाजन इसी एक्ट में किया गया, अलग अलग सूचियां बनाई गई। एक सेकंड आप लोग होल्ड करिए। तो देखिए, इसी सूची में पहली बार शक्तियों का बंटवारा हुआ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में 3 सूचियां आई जो आप आज भी देख रहे हैं। उसके बाद देखिए, आज जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आज आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बातें भी होती है जो तीनों में से किसी सूचियों में वर्णित नहीं है। मान लीजिए कि जिस समय संविधान लिखा गया तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसी बातें नहीं थी जो उस समय थी, तो उसको किसी भी सूची में स्थान नहीं मिला। आज के समय में हो सकता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, कुछ ऐसी बातें आ जाएं जो उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में, उस समय के सामाजिक परिदृश्य में नहीं थी, जो कि आज है। तो उन शक्तियों को किसको दिया जाए? तो इसी सूची ने, इसी एक्ट ने पहली बार कहा
कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किसको दिया गया? तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया। जैसे आज के डेट में जो अवशिष्ट शक्ति है वह संघ के पास है, कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा विषय जो तीनों में से किसी सूची में वर्णित नहीं हो, अगर उस पर कानून बनाना हो गया, ऐसी कुछ बातें हो गई, तो उस पर कानून जो है वह संघ का अधिकार है, संघ का विशेषाधिकार है कि संघ उस पर कानून बनाएगा। तो उसी तरह से इस एक्ट में उसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो कहीं भी वर्णित नहीं है। तो इस एक्ट में 1935 के एक्ट में कहा गया कि यह जो अवशिष्ट शक्तियां हैं यह गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। उसके बाद इसी एक्ट में एक संघीय न्यायालय के स्थापना की बात की गई। संघीय न्यायालय के स्थापना की बात की गई। इस एक्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की गई, बट दुर्भाग्य से कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। इस एक्ट में सिर्फ बातें की गई, दिया कुछ भी नहीं गया। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के बारे में कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसी एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट 65वीं या 66वीं बीपीएससी में पूछा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट के संदर्भ में कहा है। तो यह कहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने ही इस एक्ट को दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा है। इसी एक्ट को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू का दो स्टेटमेंट है भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। इन दोनों स्टेटमेंट को आप लोग याद रखेंगे। बीपीएससी अब इस पर सवाल करती है कि यह किसने कहा, या फिर पूछ देगा कि किस एक्ट के संदर्भ में यह स्टेटमेंट दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कहा किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और किस एक्ट के संदर्भ में? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में। उसके बाद इसी एक्ट को जिन्ना ने कहा था पूर्णतया सड़ा हुआ। इसी एक्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतया सड़ा हुआ एक्ट कहा और कहा कि यह मूल रूप से बुरा है। मूल रूप से बुरा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ एक्ट कहा और कहा कि यह मूल रूप से बुरा है। यह मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखेंगे। अब जब यह एक्ट आ गया 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो यह अधिनियम जुलाई 1936 ईस्वी को लागू हुआ। 1935 में आया और जुलाई 1936 ईस्वी से यह लागू हुआ। और इसी एक्ट के आधार पर, इसी एक्ट के आधार पर 1937 का जो चुनाव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी एक्ट के आधार पर 1937 का चुनाव हुआ, जिसमें कि कांग्रेस को 5 स्थान पर बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को 5 स्थान पर बहुमत प्राप्त हुआ। तो आपने पढ़ा होगा कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी राज्यों में, तो वह इसी एक्ट के द्वारा जो जुलाई 36 में लागू हुआ भारत शासन अधिनियम 1935, इसी एक्ट के आधार पर 1937 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थान पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और कांग्रेस की सरकार जो है वह इन 5 स्थानों पर तो बनी ही, उसके साथ साथ कुछ जगहों पर कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी और कुछ जगह पर मुस्लिम लीग की सरकार बनी। ठीक है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, बाकी चीज नहीं पूछता है। 5 स्थान पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, यह ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई सवाल है? यहां तक किसी को कोई सवाल है?
नहीं। चलिए, तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935। हमने इसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और पीछे चल करके हम थोड़ा सा भारत में वामपंथ का उदय देखेंगे। और एक बार जब हम वामपंथ का उदय देख लेंगे भारत में, तो उसके बाद फिर बाकी चीजें देखेंगे, जिसमें से कि व्यक्तिगत सत्याग्रह है गांधी जी का, फिर मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का मांग है, ये प्रांतीय जो चुनाव हुआ था 37 का, उसका मंत्रिमंडल वगैरह हम देखेंगे, फिर अगस्त प्रस्ताव देखेंगे, उसके बाद क्रिप्स मिशन देखेंगे, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, और लास्ट में फिर कैबिनेट मिशन देखेंगे, बेबेल योजना देखेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। उससे पहले हमको जो थोड़ा सा देखना है वो देखना है भारत में वामपंथ का उदय, वामपंथ का प्रसार, और जो क्रांतिकारी आतंकवाद था उसकी उसका भी अंतिम चरण। चूंकि हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण चल रहा है, अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। तो अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे भारत में वामपंथ। भारत में वामपंथ या फिर साम्यवाद। देखिए अब ये वामपंथ क्या है। भारत में वामपंथ, तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है, तो क्या हुआ कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है यह अपने आप में थोड़ा सा अनूठा है। आप गौर करेंगे कि हमारा जो संघर्ष चल रहा था वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष था वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि हम इस स्वतंत्रता संघर्ष को विभिन्न स्तरों पर लड़ रहे थे। हमारा यह स्वतंत्रता संघर्ष विभिन्न स्तरों पर जारी था, जिसमें कि हमारा धार्मिक सुधार भी था, इसी के साथ साथ चला। इसमें हमारा सांस्कृतिक आंदोलन भी था, यह इसी के साथ साथ चला। इसमें हमारा शैक्षणिक आंदोलन भी था, या फिर शिक्षा का आंदोलन भी था। इसी में हमारा आर्थिक आंदोलन भी था। गौर किया है आप लोगों ने, जब आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं तो वह संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह संघर्ष जो हमारा था वह हमारे खिलाफ भी था। जो हमारे अंदर कुरीतियां थी, हमारे समाज में जो कुरीतियां थी उसके खिलाफ भी था। आपने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष को छोड़ा और हरिजन उद्धार में कूद पड़े, तो वह क्या था? वह हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियां थी, जो गंदगी थी, जो हमारे समाज को तोड़ रही थी, तो उस गंदगी को भी दूर करने का प्रयास किया गया, उस कुरीति को भी दूर करने का प्रयास किया गया। तो क्या हुआ कि हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष है वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस स्वतंत्रता संघर्ष के पैरेलल हमने बहुत सारे संघर्ष एक साथ जारी रखे। आपने देखा कि जैसे ही स्वतंत्रता संघर्ष होता है, भारत का पुनर्जागरण होता है, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार की मांग उठने लगती है। आपने राजा राम मोहन राय को पढ़ा, आपने ईश्वरचंद विद्यासागर को पढ़ा, आपने दयानंद सरस्वती को देखा, जो इन लोगों ने किस तरह से धर्म में सुधार की बात की, शिक्षा में सुधार की बात की, और जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी उनको सुधारने की बात की। तो ये बहुत सारे आंदोलन जो है स्वतंत्रता संघर्ष के साथ मिल गए, और हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष चला वह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं चला, बल्कि हमारे खुद के खिलाफ भी चला। तो जब यह चल रहा था तब चूंकि भारत में शैक्षणिक आंदोलन भी हो गया, शिक्षा का भी प्रसार हो गया, लोग पाश्चात्य शिक्षा में रुचि लेने लगे। अब जब लोग पाश्चात्य शिक्षा में रुचि लेने लगे तो लोग पाश्चात्य साहित्य को पढ़ने लगे, पाश्चात्य दर्शन को भी पढ़ने लगे। अब एक नया युवा वर्ग जो तैयार हो रहा है, जो अंग्रेजी भी जानता है, जिसको वेस्टर्न कल्चर भी पता है, और जो भारत की संस्कृति को भी जान रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा यह बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति होगा।
जो हर तरह की चीजों को जान रहा हो, जो दो धर्मों को जान रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है। और भारत का जो यह मध्यम युवा वर्ग था, यह बड़ा ही खतरनाक युवा वर्ग बन गया। अब इसको देश दुनिया की खबर है, यह विभिन्न साहित्य को पढ़ रहा है, विभिन्न राष्ट्रों के आंदोलन को पढ़ रहा है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह कूदा हुआ है। इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना वैश्विक इतिहास के पटल पर घटती है। वह घटना होती है 1917 में, और यह होता है रूस की क्रांति। यह घटना घटती है वैश्विक पटल पर 1917 में, जिसको कि रूस की क्रांति कहते हैं। और यह जो घटना है वैश्विक पटल पर घटने वाली, इस घटना ने भारत के युवाओं को झकझोर दिया, भारत के जनमानस को एक नए विचारधारा की ओर प्रेरित कर दिया। और उसके बाद भारत में समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा के प्रति लोगों का झुकाव हो गया। भारतीय युवाओं का झुकाव अब साम्यवादी विचारधारा के तरफ होने लगा। चूंकि इसी साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत रूस ने क्रांति की और जार को हटा करके रूस में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, एक समाज। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो जब इस दर्शन को भारतीय युवा समझने लगे, तो अब उनके मन में इसके प्रति जो झुकाव पैदा हुआ, तो इसका पहला प्रस्फुटन हमको देखता है, वह होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के रूप में इस झुकाव का पहला प्रस्फुटन हमको देखता है। इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 1920 ईस्वी में। इसकी स्थापना अक्टूबर 1920 ईस्वी में होती है, और इसके संस्थापक सदस्य कुल 7 व्यक्ति होते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वह हैं एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, और टोटल जो है वो 7 व्यक्ति होते हैं, जो मिलकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। और उसके बाद ये जो एम.एन. रॉय महोदय हैं, एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए, समाजवादी विचारधारा को फैलाने के लिए 2 पत्र प्रकाशित करवाए। उस पत्र का नाम था वैंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस। और दूसरे पत्र का नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन। दोनों नाम याद रखिएगा। इस दोनों पत्र को प्रकाशित किया था किसने? तो एम.एन. रॉय ने। और किस लिए प्रकाशित किया था? ताकि समाजवादी विचारधारा को भारत में भी फैलाया जा सके, समाजवादी विचारधारा को भारत में प्रचारित किया जा सके। और बाद के दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता इस समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे, और उनका झुकाव इस समाजवाद की तरफ रहा, जिसमें से एक व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू अहिंसात्मक तरीके से समाजवाद लाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस समाजवाद लाने के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हो जाए, तो भारत में कुछ समय के लिए एक तानाशाही व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि भारत प्रगति के राह पर अग्रसर हो सके, और जब भारत उस स्तर को छू ले, तो उसके बाद फिर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की जाए।
हम इसको बाद में देखेंगे, जब आईएनए और सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे तो उनके इस मत को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अब जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई तो फिर युवाओं ने और भी अन्य क्षेत्रों में दूसरे दूसरे संगठनों का निर्माण किया, संगठनों का स्थापना किया। तो इसी कड़ी में एक नाम बस आप लोग याद रखिएगा, छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि बर्लिन में भूपेंद्र नाथ दत्त ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कहां पर? तो बर्लिन में। और किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। यूपीएससी 2 बार ये सवाल पूछा है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की या फिर कहां हुई थी। तो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि अब जब भारतीयों के मन में इस समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा, इसके प्रति रुझान बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि अब रसिया, देखिए उस समय जो वैश्विक स्थिति थी तो क्या थी कि हर राष्ट्र जो है, जो जैसे रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो ये सारे राष्ट्र विश्व के विभिन्न राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व या फिर वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे कि उनका जो फैलाव हो वो विश्व के विभिन्न भागों में हो जाए, भले ही साम्राज्यवादिक रूप से ना हो, वैचारिक रूप से ही हो जाए, क्योंकि वैचारिक रूप से एकता वह साम्राज्यवादी एकता से भी ज्यादा मायने रखती है, वह लंबी होती है। तो जब रसिया ने देखा कि भारत में इस साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि अब सोवियत संघ से बहुत सारे साम्यवादी जो व्यक्ति थे, जो साम्यवादी चिंतक थे, जो साम्यवादी नेता थे, वो भारत आना शुरू कर देते हैं। अब जब बहुत सारे साम्यवादी समाजवादी भारत आने लगे तो अब ब्रिटेन को इस बात की चिंता होने लगी कि अगर इस तरह से रसिया से साम्यवादी समाजवादी भारत आएंगे और भारत में उनका प्रभुत्व बढ़ गया तो इन अंग्रेजों को भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि रसिया से आने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो यह जो मुकदमा चला, इसी को हम लोग पेशावर षड्यंत्र मामला के नाम से जानते हैं। उसी में हम देखते हैं पेशावर षड्यंत्र मामला। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1922 से लेकर के 1924 ईस्वी का यह घटना है। इस घटना में क्या हुआ कि जब साम्यवादी समाजवादी रसिया से भारत आने लगे तो ब्रिटेन को इस बात की चिंता होने लगी, ब्रिटिश सरकार को, कि अगर यह गठजोड़ इसी तरह से चलता रहा तो भारत में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में जो सोवियत संघ के लोग आए हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन सोवियत संघ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। तो वह जो मुकदमा था वही मुकदमा पेशावर षड्यंत्र मामला कहा गया। इस पेशावर षड्यंत्र मामले में कोई दिक्कत समझ में आया? बात क्या था? समझ में आया? अब देखिए एक दूसरा मामला आया, वह कहलाया कानपुर षड्यंत्र। मामला था, यह कहलाया कानपुर षड्यंत्र।
कानपुर षड्यंत्र मामला। यह जो मामला था, यह मामला था 1924 ईस्वी का। देखिए इसमें क्या हुआ कि अब जब भारत में कम्युनिस्टों का बोलबाला बढ़ रहा है, तब साम्यवादियों का, समाजवादियों का बोलबाला बढ़ने लगा। सोवियत संघ से लोग भारत आने लगे। भारत के युवाओं में इस चीज के प्रति झुकाव बढ़ गया। तो ब्रिटिश सरकार ने इस प्रभाव को रोकने के लिए, इस साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए क्या किया कि बहाने से कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन पर मुकदमा चलाया गया और इन पर आरोप लगाया गया कि ये भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना चाहते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति में थे श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, नाम याद रखिएगा, मुजफ्फर अहमद, मालिनी गुप्ता, और शौकत उस्मानी। शौकत उस्मानी ये सब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और इन पर आरोप लगाया कि ये लोग जो हैं एक क्रांतिकारी संगठन, ये लोग क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। तो इन लोगों को इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। और यह जो मुकदमा इन पर चला, तो इसी मुकदमे को कानपुर षड्यंत्र मामला कहते हैं। और इस मामले में इन सभी को कारावास की सजा सुनाई गई। इन सभी व्यक्तियों को कारावास की सजा दे दी गई ताकि भारत में कम्युनिस्ट का प्रभाव रोका जा सके, भारत में साम्यवादी विचार आंदोलन को समाप्त किया जा सके, रोका जा सके। तो इस आधार पर इन्होंने कानपुर षड्यंत्र मामला लाया और इन सारे लोगों को फंसा दिया। उसके बाद अब हम लोग जब आगे बढ़े तो देखते हैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक दूसरे संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1925 ईस्वी में। क्या होता है कि दिसंबर 1925 ईस्वी में कानपुर में, दिसंबर 1925 में कानपुर में जितने भी भारत के समाजवादी विचारधारा के लोग थे, यह लोग जमा हुए और इन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के एक अखिल भारतीय संगठन बनाने पर जोर दिया और एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इस सम्मेलन में जो इसके अध्यक्ष थे, इस सम्मेलन में जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था सिंगारवेलु। सिंगारवेलु महोदय इस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे। देखिए, यह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसको आप सीपीआई के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो यह जो सीपीआई है यह कांग्रेस से एक अलग संगठन था। यह कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, लेकिन सीपीआई अपने सदस्यों को कांग्रेस का सदस्य बनने को कहता था। कांग्रेस का सदस्य
बनने को कहता था, अपने सदस्यों को सीपीआई कहता था कि आप कांग्रेस का भी सदस्य बने। और जब कांग्रेस का सदस्य बने तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो सीपीआई का निर्माण हुआ है यह कांग्रेस के साथ सहयोगात्मक रुख इख्तियार करके चल रही थी। इसका भी मकसद वही था कि भारत को आजाद करना है। भले ही इसके दर्शन में थोड़ी सी भिन्नता थी कांग्रेस से, बट इसका जो मकसद था वो भी भारत की आजादी ही थी, और यह अभी तक कांग्रेस का सहयोग कर रहा था। और इसका जो उद्देश्य था वह भारत की आजादी तो थी ही, उसके साथ साथ यह ज्यादा क्रांतिकारी सोच वाला संगठन था। यह क्रांति में विश्वास करता था। यह संगठन ऐसा नहीं था कि शांतिपूर्ण रूप से ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयासरत था, यह भी किसी भी स्तर तक जाने को प्रयासरत था। तो प्रारंभ में इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया कि मजदूर, चूंकि यह साम्यवादी आंदोलन है, साम्यवादी विचारधारा है, तो यह सबसे पहले मजदूर और किसान को संगठित करेगा। आज भी आप देखते हैं सीपीआई का जब चलता है कारकेड या फिर सीपीआई का कोई आंदोलन होता है तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर संख्या जो होती है वह मजदूर और कृषकों की होती है, क्योंकि यह उसी की पार्टी है। यह जो है जाति को मानता ही नहीं है, यह वर्ग सिद्धांत को मानता है, जहां पर एक यह बुर्जुआ वर्ग मानता है और दूसरा सर्वहारा वर्ग मानता है। और इसका कहना होता है, इस पार्टी का जो दर्शन है वो इतना ही है कि जितनी भी धन संपदा है उस पे सबका बराबर का हक है। तो यह जो बुर्जुआ वर्ग है यह अपने धन संपदा को इस सर्वहारा वर्ग को दे दे, क्योंकि संसाधन पे इसका भी अधिकार है। इसकी बस इतनी सी फिलॉसफी है। तो आज भी आप देखते हैं कि इसके आंदोलन में किसान और मजदूरी सबसे ज्यादा होते हैं। तो शुरुआती दौर में इसने क्या किया कि इसने किसान और मजदूरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, और उसके बाद उससे उनको उनके राजनीतिक हक दिलाने का प्रयास किया, उनको राजनीति के स्तर पर जागृत करने का प्रयास किया। और इसीलिए इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी यानी कि मजदूर और कृषक पार्टी। इसकी स्थापना होती है 1928 ईस्वी में। तो यह छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से मेंस में कोई सवाल आपको होता नहीं है। आपका जो यहाँ से सवाल होता है वो पीटी के लिए ही होता है। तो पीटी में इतने सारे फैक्ट हैं, आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब जो अगली घटना होती है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, उस घटना का नाम होता है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस। यह घटना होती है 1929 से लेकर के 1933। इस घटना का जो समय होता है वह होता है 1929 से 1933। अब देखिए घटनाएं कैसे घटी। तो 20 मार्च, डेट याद रखेंगे, 20 मार्च 1929 ईस्वी को सरकार ने 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। यह जो 32 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, तो इन 32 व्यक्तियों को कहा गया कि ये साम्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हैं, और इन पर आरोप लगाया गया कि वे क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। तो यह जो 32 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे जिन पर यह आरोप लगाया गया कि यह ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं,
और यह व्यक्ति कहां कहां से जुड़े हुए थे, तो ये व्यक्ति साम्यवादी, ये व्यक्ति ट्रेड यूनियन, ये व्यक्ति क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनको गिरफ्तार किया गया और इन पर आरोप लगाया गया कि ये लोग क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाना चाहते हैं। और यह जो 32 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, तो इन 32 व्यक्तियों में 3 विदेशी थे। 3 विदेशी व्यक्ति थे जो थे स्प्रेट, ब्रेडले और हचिसन। नाम याद रखिएगा, बीपीएससी पूछता है कि विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो स्प्रेट थे, ब्रेडले थे और हचिसन थे। तो इन 32 व्यक्तियों में यह 3 विदेशी व्यक्ति भी थे। अब यह जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए 32 व्यक्ति, तो कांग्रेस ने इनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक समिति बनाई जिसका नाम रखा केंद्रीय सुरक्षा समिति। केंद्रीय सुरक्षा समिति, चूंकि उस समय कांग्रेस में बहुत सारे बैरिस्टर थे, बहुत सारे वकील थे, तो उन कांग्रेस ने इन लोगों की पैरवी के लिए, इन 32 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, इनकी पैरवी के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा केंद्रीय सुरक्षा समिति। और यह कमेटी जेल में इनसे मिलने गई। यह कमेटी जेल में इन लोगों से मिलने गई। उसके बाद इसी समय क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा साम्यवादियों के विरुद्ध एक कानून लाया गया, और वह कानून था पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल अर्थात सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। सुरक्षा विधेयक यह किसके द्वारा लाया गया, तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया। कहां पर, तो यह लाया गया केंद्रीय विधानसभा में। और जब यह बिल लाया गया तो कांग्रेसी नेताओं ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। कम्युनिस्टों के खिलाफ, साम्यवादियों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया केंद्रीय विधानमंडल में, लेकिन कांग्रेसियों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। और कांग्रेस ने एक समिति बनाई, इसका नाम रखा केंद्रीय सुरक्षा समिति। और इस समिति का जो निर्माण किया गया था वह उन 32 व्यक्तियों की पैरवी के लिए निर्माण किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे बैरिस्टर थे। तो यह जो साम्यवादियों पर मुकदमा चला, साम्यवादियों पर जो मुकदमा चला, तो यही मुकदमा मेरठ षड्यंत्र कहलाया। यही मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस कहलाया, जो 1929 से लेकर के 1933 तक चला। और यह जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया केंद्रीय सुरक्षा समिति था, तो उस केंद्रीय सुरक्षा समिति में जो प्रमुख व्यक्ति थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, जो इन केस में गिरफ्तार व्यक्तियों का, आंदोलनकारियों की पैरवी कर रहे थे। तो व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और एफ.एच. अंसारी। एफ.एच. अंसारी यह उस समिति के प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इन आंदोलनकारियों का मुकदमा लड़ा, उनकी पैरवी की।
लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी तो उसका इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जो नजरिया था उसमें बदलाव नहीं हुआ। उनकी नीति दमनकारी बनी रही, दमनात्मक नीति उनका चलता रहा। और 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को यानी कि सीपीआई को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने 1934 ईस्वी में सीपीआई को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई सवाल है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगो ईस्वी ईस्वी में। कोई प्रश्न है? उन्नीस सौ सीपीआई को थोड़ा सा हो सकता है कि डेट वेट में कंफ्यूज हो जाओगे, कब बहुत सारा डेट तुमको मिल रहा होगा। तो बस इसको ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, दो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, उसको भी देख लो कि जब यह गैर कानूनी घोषित हो गया तो 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में इस सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे पी सी जोशी, यानी कि पूरन चंद जोशी। पूरनचंद जोशी ने 1935 में इसको फिर से पुनर्गठित किया और इसके बाद यह जो सीपीआई है, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छे से इन्वॉल्व हो गया और अब इसकी विचारधारा जो है वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में घुल मिल गई और बहुत सारे व्यक्तियों का झुकाव वामपंथ की ओर हो गया। इसी क्रम में 1936 ईस्वी में एक संगठन बनता है जिसका नाम होता है प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ नाम के संगठन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुंशी प्रेमचंद। अध्यक्ष होते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद कौन थे आपको पता होगा। और इसके जो महासचिव होते हैं, इस प्रगतिशील लेखक संघ के जो महासचिव होते हैं वह होते हैं सज्जाद जाहिर। उसके बाद एक जो और छोटा सा संगठन था जो उस समय छोटे स्तर पर प्रारंभ हुआ, जिसका अस्तित्व आज भी है, तो 1936 ईस्वी में एक और संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, AISF। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय छात्र संघ। आप लोग आजकल भी देखते होंगे इसको, कॉलेज वॉलेज में खूब उधम मचाता है। तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका उद्घाटन जो है वह स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका जो उद्घाटन है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस सब का बस डेट वेट याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके याद रखने के लिए हम बस उतना ही दे रहे हैं आपको, तो उसमें ज्यादा घबराने का नहीं है। और फिर 1936 ईस्वी में ही एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 ईस्वी में ही, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं
जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं बिहार के किसान नेता, जिनका नाम होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती इस अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल है? नहीं। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाजवादी आंदोलन। देखिए, भारत में जो वामपंथी आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो अभी आपने देखा कि एक वर्ग था जो कम्युनिस्ट कहलाया, जो साम्यवादी कहलाया। तो देखा कि पहले उसी का प्रस्फुटन होता है और भारत में सीपीआई की स्थापना होती है। और उस सीपीआई की स्थापना के बाद जब 1934 में वह गैर कानूनी या अवैध घोषित हो जाता है, तो 1935 में पीसी जोशी के द्वारा उसका फिर से पुनर्गठन किया जाता है। तो यह तो रहा कम्युनिस्ट पार्टी का उदय, कम्युनिस्ट विचारधारा। उसके बाद इस जो वामपंथी विचारधारा थी, तो उसका एक और जो धारा था, एक और जो विचारधारा थी उसके साथ, वह थी कौन सी? तो समाजवादी विचारधारा। तो अब हम चूंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को देख लिए, अब हम इसके समाजवादी विचारधारा को देखेंगे। तो इस समाजवादी विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक व्यक्ति थे, वह थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोगों ने सुना है? जी। कौन थे? कहाँ के थे? तो इस समाजवादी विचारधारा के जो प्रबल समर्थक थे, वह थे जयप्रकाश नारायण। और यह चूंकि बिहार के नेता थे, तो इसी वजह से समाजवादी क्रांति की जो शुरुआत होती है वह बिहार से होती है। और इसीलिए ध्यान रखेंगे आप लोग कि बिहार को समाजवाद की धरती कही जाती है। समाजवाद की धरती बिहार को इसीलिए कही जाती है क्योंकि जयप्रकाश नारायण, जो कि प्रखर समाजवादी समर्थक थे, वह बिहार के थे। तो इसीलिए इस समाजवादी आंदोलन का जो पहला प्रस्फुटन होता है, वह हमारे बिहार में होता है। और आप देखेंगे कि सबसे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की जाती है, जिसके द्वारा इन्होंने अपने समाजवादी विचारधारा का खूब प्रचार प्रसार किया। और इसी का परिणाम हुआ कि मई 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। चूंकि इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से अपने समाजवादी विचारधारा का खूब प्रचार प्रसार किया, तो इसीलिए 1934 ईस्वी मई में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। और यह गठन जो है जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से किया। आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से 1934 में जयप्रकाश नारायण ने अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का पहला खुला अधिवेशन मतलब ओपन सिटिंग, पहला खुला अधिवेशन जो है यह होता है अक्टूबर 1934 ईस्वी में। मई 1934 में गठन हुआ, अक्टूबर 1934 में इसका पहला खुला अधिवेशन होता है, वह होता है बंबई में। और इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद इसके अध्यक्ष होते हैं। अब जो इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं, तो उन प्रमुख नेताओं का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। वह नेता होते हैं जयप्रकाश नारायण, फिर आचार्य नरेंद्र देव, फिर मीनू मसानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, और राम मनोहर लोहिया। ये सब कुछ प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे। अब चूंकि इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी समाज में प्रभाव बढ़ने लगा और कांग्रेस में भी समाजवादी विचारधारा के समर्थक बढ़ने लगे। उसमें जो सबसे प्रखर समाजवादी विचारधारा के समर्थक जो कांग्रेस में थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इस वजह से कांग्रेस पर भी इस समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जब आप लाहौर अधिवेशन देखते हैं जहां पूर्ण स्वराज की बात होती है, जब आप कराची अधिवेशन देखेंगे, जब आप लखनऊ अधिवेशन देखेंगे, जब आप कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन देखेंगे, तो इन सारे अधिवेशनों में आपको समाजवाद का स्पष्ट प्रभाव कांग्रेस पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यह समाजवादी आंदोलन रहा जिसने कांग्रेस को प्रभावित किया, जिसने कांग्रेस को भी एक नई दिशा दी, जिसके प्रखर समर्थक रहे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। बाद के दिनों में आप देखेंगे कि जब देश आजाद होता है विजय प्रकाश नारायण समाजवाद के समर्थक रहते हैं और फिर ये बाद में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर बिहार में जो देश में जो इमरजेंसी की घटना होती है, तो उससे पहले बिहार में जो आंदोलन चलता है जिसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया, इसी